नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की हुई शुरुआत। दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री ने किसानों से किया संवाद। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमने कृषि के प्रति पिछली सरकारों के लापरवाह रवैये को बदला। पीएम ने कहा खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कोर ग्रुप की बैठक। महागठबंधन में भी बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर मंथन जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण। कहा बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। और अमेरिका चीन में फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर। ट्रंप की ओर से 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं के शुभारंभ से पहले किसानों और उत्पादक समूहों से बातचीत भी की। उन्होंने दलहन की खेती करने वाले किसानों, मत्स्य पालन और बागवानी से जुड़े उत्पादकों से जानकारी ली। ये ऐसे किसान थे जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर उत्पादन में वृद्धि की है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इन किसानों को उत्पादक संगठनों और कृषि अवसंरचना कोष के तहत सहायता भी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, विशेष तौर पर छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी को बढ़ावा देने और कृषि को आधुनिक बनाने के पर जोर दे रही है। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालक हो या किसान, उनकी उत्पादन लागत को कम करने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और खाद सिंचाई जैसी सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार ने बीते 11 वर्षों में कई मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बारी है कि देश दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आजादी के बाद किसानों ने अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। अब विकसित भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने 11,440 करोड़ रुपए परिव्यय वाली महत्वाकांक्षी योजना दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। गेहूं हो, धान हो, आज भारत
दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लगभग 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो कृषि क्षेत्र में काम आने वाले यंत्रों, मशीनों और अन्य उपकरणों को भी जीएसटी कम होने का लाभ मिल रहा है। ऐसे में किसानों को भी डबल बचत का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी में हुए सुधारों का जिक्र किया और कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेशर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी। टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। और अब खबरें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसका मुख्य मुद्दा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना और उन्हें अंतिम रूप देना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल हैं। कोर ग्रुप की बैठक से पहले बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर भी नेताओं की मुलाकात हुई है। आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी। बिहार में भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए की बैठक पर कहा है कि सोशल मीडिया में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर गलत खबरें चल रही है, क्योंकि ये घोषणा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार पांचों दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा। इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। दिल्ली में एनडीए की बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि फैसला होना है।
हम एनडीए के गठबंधन दल हैं, एनडीए के नेता दिल्ली में हैं और हम भी अब दिल्ली जा रहे हैं। मांझी के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं जारी है। फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। और वहीं बिहार में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में भी सीटों का समझौता हो चुका है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आरजेडी ने कांग्रेस की हां और ना के बीच अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अध्यक्षता में पार्टी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर इसे पारित कर दिया। महागठबंधन में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीएम के चेहरे को लेकर वो कोई समझौता नहीं करने वाली। महागठबंधन में सीट समझौते की घोषणा में देरी को देखते हुए सीपीआईएम ने अपने 2 मौजूदा विधायकों सत्येंद्र यादव और अजय कुमार को नामांकन भरने के निर्देश दे दिए हैं। वाम दल सीट समझौते में देरी से नाराज है। पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से करोड़ों लोगों को नौकरी देने वाले बयान पर पटना में भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि ये लोगों को बहकाने की सिर्फ कल्पना है। देखिए, ये सब तो काल्पनिक बात हो सकता है। आप सोचिए कि कितना लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग का घर है ऐसा जिसमें कि कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं है। तो क्या 2 करोड़ 3 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, लोगों को बहकाने की एक बात हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। रुक करते अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए एक स्थायी क्षेत्र यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है। इससे आने वाले यात्रियों, खासकर बिना आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। देश भर के 76 स्टेशनों पर इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था को एक नए स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन, इस पर बहुत सडन सर्ज आती है हमेशा क्राउड का, पैसेंजर्स का एक सडन सर्ज आता है। इसके लिए 2 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था टेम्परेरी होल्डिंग एरिया का। उस एक्सपेरिमेंट से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत लाभ हुआ। अब एक परमानेंट एरिया बना लिया है, यात्री सुविधा केंद्र, जिससे कि जो भी पैसेंजर्स आएंगे, विशेषकर जिनके पास रिजर्व टिकट नहीं है, वो लोग पहले यहाँ पर आएंगे। अंदर से जितने भी टिकटिंग काउंटर्स हैं, उन टिकटिंग काउंटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। देश भर में 76 स्टेशंस पे इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म पे आके भीड़ न करनी पड़े। जम्मू कश्मीर के रामबन में एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन ने सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और महिला आपदा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए तैयार करना है। 13वीं बटालियन एनडीआरएफ के एसआई कामता ठाकुर ने कहा कि हर जिले के प्रत्येक स्कूल में जाकर हम छात्रों के लिए ये जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। ये 15 दिनों का कार्यक्रम है। जिला रामबन में हमारे 15 दिन का प्रोग्राम है और हर तहसील में हमारा प्रोग्राम है। सीपी और एसएसपी करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डिजास्टर होने पर किस तरह से
अपने आप को बचाना है और पास पड़ोस के लोगों को किस तरह से बचाना है। हाँ, कहीं डिजास्टर होता है तो घबराए नहीं, संयम रखे और ज्यादा जल्द से जल्द उस आदमी को एवोकेट करे और हॉस्पिटल तक पहुंचाए। और आज लोकनायक जेपी की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि लोकनायक जेपी की जयंती पर अभिलेखागार से एक दुर्लभ झलक यहाँ आपातकाल के दौरान लिखी गई उनकी पुस्तक जेल डायरी के कुछ पन्ने हैं। आपातकाल के दौरान लोकनायक जेपी ने कई दिन एकांत कारावास में बिताए। उनकी जेल डायरी में उनकी पीड़ा और लोकतंत्र में अटूट विश्वास दर्ज है। उन्होंने लिखा था, भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई हर कील मेरे दिल में ठोकी गई कील के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और एक वीडियो भी साझा किया है। जयप्रकाश जी के जीवन को कालखंड कर हम देखें तो ध्यान में आता है कि इतने उतार चढ़ाव और निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है। उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता है। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो। संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक ताकतवर बना करके चले। यही आशीर्वाद उनसे मिलते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी नेता, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते हुए अन्याय के विरुद्ध समाज को एकजुट किया। उनके विचार हमें आज भी समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। ये शब्द हैं भारत रत्न नानाजी देशमुख के। आज उनकी जयंती है, तो आइए उन्हें याद करते हैं और हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। ये उद्गार है राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख के, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
महात्मा गांधी के सर्वोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात कर नानाजी ने हर एक सांस गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया। चाहे एक राजनीतिज्ञ के रूप में राष्ट्र सेवक रूप हो या फिर एक स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवक स्वरूप, नानाजी के चिंतन, मनन और कार्यान्वयन के केंद्र में सदैव ग्राम स्वराज की स्थापना रही। स्थान गांव में बसता है और सारे काम गांव से शुरू होने चाहिए। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को मराठवाड़ा के कदौली गांव में हुआ और उनका बचपन का नाम चंडिका प्रसाद था। हर कोई उन्हें दुलार से नाना पुकारता था। बचपन में ही माता पिता के देहावसान ने बालक चंडिका प्रसाद को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। बेहद मेधावी रहे नानाजी ने उच्च शिक्षा के लिए 1939 में बिरला कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए राजस्थान के पिलानी का रुख किया, लेकिन नियत ने उनके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर नानाजी समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से प्रेरित होकर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हुए। 15 अगस्त 1940 से नानाजी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संघ कार्य प्रारंभ किया और कालांतर में उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। गोरखपुर में ही नानाजी ने देश के पहले संस्कार विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की अपनी असाधारण योग्यता से उन्होंने संघ की शाखाओं का तेजी से विस्तार किया। स्वतंत्रता के बाद जनसंघ की स्थापना के दौरान नानाजी ने एक प्रतिबद्ध संगठनकर्ता और एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया। नानाजी देशमुख गैर कांग्रेसी राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक सुयोग्य और अभिन्न साथी। 1968 में पंडित जी के असामयिक निधन के बाद उन्होंने उनकी स्मृति में पंडित दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसके माध्यम से एक वैचारिक संवाद की शुरुआत की। नानाजी देशमुख ने जेपी आंदोलन में जनभावना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ मित्र रहे। आपातकाल में जेल, जनता पार्टी की स्थापना और 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को ठुकराना नानाजी देशमुख के विलक्षण व्यक्तित्व का उदाहरण है। 1978 में नानाजी ने सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा और अनुभव को सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। नानाजी देशमुख ने अपना समूचा जीवन एकात्म मानववाद के दर्शन को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में लगाया। नानाजी ने भूदान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। नानाजी देशमुख ने ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया। नानाजी की तपस्थली चित्रकूट उनके ग्रामीण विकास की संकल्पना की जीती जागती मिसाल है, जहां उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। नानाजी का ग्रामीण विकास का चित्रकूट मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रसिद्ध उदाहरण है। 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख का निधन हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनके शरीर को मेडिकल छात्रों को शोध के लिए दान कर दिया गया। वर्ष 1999 में राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और राष्ट्र और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए 2019 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। नानाजी देशमुख आधुनिक भारत के ऐसे राष्ट्र ऋषि थे जिन्होंने न केवल अपना समूचा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए वे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारत रत्न नानाजी देशमुख जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर भी साझा की है। तो आज नानाजी देशमुख को समूचा देश
याद कर रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। बात बिहार की पटना में हमारे साथ एक और बिहार के नेता डॉक्टर संतोष कुमार मांझी हमारे साथ है कि आपने बड़ा सदा हुआ बयान दिया कि भाई हम छोड़ के तो नहीं जाएंगे एनडीए, चाहे कुछ हो जाए। हम किसी सीट के लिए इधर से उधर जाए, हम आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं। अब महागठबंधन में टूट से आप काहे परेशान हो रहे हैं सर? हम परेशान नहीं हैं। हमने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, आज़ादी के समय की पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है और यहाँ एक पिछलग्गू हो गई है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खेल की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन पर घोषित कर दी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे दिन शतक जड़ा। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक रहा। वो 129 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने आज 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपने ओवरनाइट स्कोर में सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। पैरा एथलीट निषाद कुमार, जिन्होंने हाल ही में खत्म हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता, उनका सपना पैरा एशियन और पैरालंपिक में पदक जीतना है। यही नहीं, निषाद कुमार के मुताबिक पैरा खेलों को लेकर समाज के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है, जो हर पैरा खिलाड़ी के लिए सकारात्मक बदलाव है। निषाद कुमार से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार ने। आप सुनिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाई जंपर निषाद कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्यों, सीधे उनसे जानते हैं। निषाद, जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस निकल करके आया, आपने गोल्ड हासिल किया पैरा हाई जंप में, आपको उस उम्मीद थी इस प्रदर्शन की? क्योंकि जिस प्रतिद्वंदी को आपने हराया अमेरिका के थे वो, और टोक्यो और पेरिस के गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरालंपिक के। जी बिल्कुल, उम्मीद थी हमें इस इवेंट से नहीं, बल्कि जो भी पहले उन्हें पिछले इवेंट भी खेले उनसे भी हमें बहुत उम्मीद थी खुद से कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बट पहले वो कुछ चीजें ठीक नहीं बैठती थी, बट हाँ स्टिल बहुत अच्छे रिजल्ट रहते और हमने स्टिल मेडल जीता है। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किस तरह से खुद को तैयार किया था? क्योंकि एक तो होम कंडीशंस के बीच में खेलना था, अपने देश में होता, अपने लोगों के बीच में हो रहा था, तो क्या कुछ मन में चल रहा था? मन के ऊपर ही कंट्रोल रखकर हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे इवेंट चलता है तो बहुत मुश्किल होता है खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, तो वो बहुत जरूरी है उस टाइम जिस टाइम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कितना बदलाव जो है वो आप पैरा खेलों में देख रहे हो, साथ साथ ही जो भारतीय पैरा एथलीटों हैं उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन अब आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग एथलीट्स जो मेडल जीत रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं वो उनको भी मेडल, उन्होंने भी मेडल जीता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जैसे हम अभी टॉप 10 की पहले बात करते हैं हम, और हम टॉप कंट्रीज में मेडल फिनिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एशियन गेम है और कॉमनवेल्थ गेम है और उसके बाद फिर 1 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है। निषाद, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो खास तौर से पैरा एथलीटों के लिए एक ये जो मोर्चा होता है वो बहुत मुश्किल होता है, खुद को ट्रेनिंग करना, खुद के आसपास ट्रेनिंग ग्राउंड्स का होना, तो उसमें आप किस तरह का एक परिवर्तन आप देख रहे हैं और सरकार का इसमें कितना अहम रोल किरदार आप पाते हैं? हम फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन खेलने जाते हैं तो उधर देखते हैं हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना, उनकी फैसिलिटी कैसी है। तो मुझे लगता है हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट
ऐसा नहीं कि हम एक साल में उन चीज़ों को, क्योंकि वो पहले से विकसित देश हैं, तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। यहाँ का जो मेडल है वो आपको कितना भरोसा जगा गया है? 2022 जब मैं एवलबॉडी की नेशनल खेला था नेशनल गेम्स, तो उसमें मैंने सेम जंप किया था, तो उसके बाद आज कम बैक हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो दिमाग में उस टाइम ये बात नहीं थी, बट हाँ ये था कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन खुद के ऊपर रखूं और जो नेक्स्ट हाइट है और कोच के बीच में जो कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दूं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहूं। बट बहुत खुश हूं इस अचीवमेंट से मैं, और आने वाले अपकमिंग कंपटीशन में भी ये मेरे लिए एकदम अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, मेंटल लेवल भी सेट रहेगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। चलिए, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए आपको शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस बार भी निशात जो है वो अपनी इस कामयाबी को काफ़ी बड़ा मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि तैयारी का ये जो दौर है वो लगातार जारी रहना चाहिए, कहीं पर भी इसमें जो है रोक जो है वो नहीं आनी चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली।